एल्गोरिथम पढ़ाई। आज कुछ और एल्गोरिथम्स देखेंगे। तो वही आरिस डेटा सेट पे ही मैं आपको आगे के एल्गोरिथम्स करा देता हूँ। डेटा सेट हम यही रखेंगे अपना। जो आइरिस डेटा सेट हमारा चल रहा है, इसी डेटा सेट पर कुछ और एल्गोरिथम देखते हैं। तो अब इस बार जो एल्गोरिथम्स हैं, उन एल्गोरिथम्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी भी कहा जाता है और इन्हें बोलते हैं एनसेम्बल लर्निंग। एनसेम्बल लर्निंग। तो एनसेम्बल लर्निंग के अंदर आने वाली जो एल्गोरिथम्स हैं, उन एल्गोरिथम्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इसके अंदर जिसका नाम है वोटिंग क्लासिफायर। एक होता है इसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। एक है बैगिंग क्लासिफायर। और एक है हमारी एड अ बूस्ट क्लासिफायर। ये चार एल्गोरिथम हमें और पढ़नी, उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी की सारी एल्गोरिथम सुपरवाइज वाली ही है। ठीक है। अनसुपरवाइज के अंदर मैंने आपको दो पढ़ाई हैं। एक पढ़ाई है वो भी सुपरवाइज की थी। अनसुपरवाइज के अंदर एक पढ़ाई है के मींस क्लस्टरिंग वाली, और एक पढ़ाई है नियरेस्ट नेबर वाली, रिकमेंडेशन सिस्टम जो बनाना था उसके लिए। ठीक है। तो बाकी सारी एल्गोरिथम इन दो को छोड़कर जो मैंने आपको पढ़ाई है, वो सारी के सारी आपकी सुपरवाइज्ड थी। चलो एक बार पहले पढ़ लेते हैं इन सबको, फिर मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूंगा कौन कौन से एल्गोरिथम किस किस पर्पस के लिए मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है। तो अब वोटिंग क्लासिफायर का मकसद क्या होता है, या पूरी इनसेम्बल का मतलब क्या है। इनसेम्बल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मॉडल्स। मतलब आप एक मॉडल बनाकर अपना प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, आप कई सारे मॉडल्स के प्रिडिक्शन को कंबाइन करके फाइनल प्रिडिक्शन आप देना चाहेंगे। ऐसे मान लो जैसे केबीसी का गेम चल रहा है, तो केबीसी के गेम में जो ऑडियंस है, हर ऑडियंस को आप एक मॉडल मानो, और अगर जो कंटेस्टेंट बैठा हुआ है हॉट सीट पर, उसको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो वो ऑडियंस पोल यूज करके उसका आंसर देता है। डेट मीन्स जितने भी मॉडल्स हैं, और हर ऑडियंस जो बैठी है वो हमारा क्या है, एक मॉडल है। उनके प्रिडिक्शन को, यानी उन्होंने जो आंसर दिया, उन सबके आंसर को कंबाइन करके जब आंसर देता है, तो अक्सर हमने देखा है कि 99.9% सक्सेस रेट आता है उस आंसर के सही होने का। तो ऐसा ही कुछ इनसेम्बल लर्निंग का काम करने का तरीका है। कोई भी जब डेटा सेट आएगा, तो उस डेटा सेट पर हम कई सारे मॉडल्स को ट्रेन करवाएंगे।
और जब कोई नया सैंपल का प्रिडिक्शन होने आएगा तो जितने मॉडल्स मैंने ट्रेन कराए थे सबसे प्रिडिक्शन करवाएंगे और सबके आंसर को कंबाइन करके फिर अपना फाइनल आंसर देते हैं। तो इस तरह की जितनी भी लर्निंग होगी वो एक कैटेगरी बना दी गई इन एसेंबल लर्निंग। तो अब चार एल्गोरिथम ऐसी हैं जो इस तरह से काम करती हैं, मतलब हमारे सिलेबस में चार हैं, और भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि चार ही है और दुनिया खत्म हो गई इन असेंबल की। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये चार पढ़ने जा रहे हैं, बाकी और भी होती हैं हमारी एल्गोरिथम्स। ठीक है। तो अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि वोटिंग क्लासीफायर कैसे काम करेगा। तो मान लीजिए मैं आयरिस डेटा सेट देता हूँ। तो इमेजिन करिए मेरे पास आयरिस डेटा सेट है। अब इस आयरिस डेटा को हम जानते हैं, इसमें चार फीचर्स हैं: सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। इसमें तीन क्लासेस हमारी टारगेट के अंदर हैं: सेतोसा, वर्सिकलर और वर्जनिका। और हमें 150 सैंपल इन तीनों क्लासेस से हमें बिलोंग करते हुए दिए गए हैं। ये हमारा एक्चुअल डेटा है। तो अब अभी हम पढ़ रहे हैं वोटिंग क्लासीफायर के लिए। वोटिंग क्लासीफायर कैसे काम करता है। तो अब मान लीजिए डेटा सेट जब मैं वोटिंग क्लासीफायर को दूंगा तो वोटिंग क्लासीफायर क्या करेगा, इस डेटा सेट के ऊपर कई सारे मॉडल ट्रेन करेगा। मॉडल 1, मॉडल 2, ऐसे करके एन मॉडल्स ट्रेन कर सकता है। अब कितने मॉडल्स ट्रेन करवाना चाहते हो ये आप बता सकते हो वोटिंग क्लासीफायर के लिए, कि कितने मॉडल्स आप इस डेटा पर ट्रेन कराओगे। और हर मॉडल को किस एल्गोरिथम से ट्रेन कराओगे ये भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, पहले वाले मॉडल को ट्रेन करा दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। दूसरे मॉडल को ट्रेन करा दिया डिसीजन ट्री से। तीसरे मॉडल को ट्रेन करा दिया के नेबर क्लासीफायर से। चौथे को किसी और से ट्रेन करा दिया, एंड सो ऑन। तो वोटिंग क्लासीफायर में आप क्या कर सकते हो, आप खुद बताओगे कितने मॉडल्स बनाने हैं और वो मॉडल्स किन किन एल्गोरिथम से ट्रेन करे जाएंगे। जब हम अलग अलग एल्गोरिथम से इस तरह से मॉडल को ट्रेन करते हैं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मान लीजिए कोई नया सैंपल आएगा और इस नए सैंपल का प्रिडिक्शन हम वोटिंग क्लासीफायर से कहेंगे करके दिखाओ। तो वोटिंग क्लासीफायर एल्गोरिथम क्या करेगी, इंटरनली जो मॉडल्स ट्रेन करे गए हैं तो वो मॉडल्स जो इंटरनली ट्रेन हुए हैं इन मॉडल्स को दो नामों से जाना जाता है। इन्हें बोलते हैं बेस मॉडल्स या इनको एस्टिमेटर भी कह देते हैं। एस्टिमेटर, कुछ लोग इन्हें वीक मॉडल्स भी कहते हैं, कमजोर मॉडल, कि ये वीक मॉडल्स हैं। तो इंटरनली इन असेंबल लर्निंग में जो मॉडल्स ट्रेन होते हैं हमारे डेटा सेट पर, उनको कुछ लोग बेस मॉडल, कुछ लोग वीक मॉडल
और कुछ लोग मॉडल की जगह एस्टिमेटर वर्ड यूज करते हैं, किनको एस्टिमेटर बोलेंगे। ठीक है। अब जब मैंने नया सैंपल अपने बोटिंग क्लासीफायर को दिया, तो बोटिंग क्लासीफायर एल्गोरिथम ने क्या करा, इस सैंपल को पहले वाले मॉडल के पास प्रिडिक्ट करने के लिए पहले सबमिट किया। ये सैंपल गया मॉडल वन के पास। अब मान लो मॉडल वन ने यहाँ पर कोई भी अपना आंसर दिया कि भाई ये सैंपल हमारा जो बिलोंग करेगा वो क्लास वन से बिलोंग करेगा फॉर एग्जाम्पल। दूसरा मॉडल बोला कि ये क्लास जीरो से बिलोंग करेगा। तो ऐसे करके सारे मॉडल अपना अपना आंसर दे रहे हैं। अब सारे मॉडल ने अपना अपना आंसर दिया। अब एज द नेम इंडिकेट्स, अब क्या करो, वोटिंग करो। ये पता करो कितने मॉडल ऐसे हैं जो कह रहे हैं क्लास वन से बिलोंग करेगा, वो आप यहां पे लिख लो उनका काउंट। कितने मॉडल ऐसे हैं बेस मॉडल्स जो ये कह रहे हैं कि ये सैंपल क्लास टू से बिलोंग करेगा। तो सर तुम लोग केबीसी हो गया, हमने कहा। अब जिसने ज्यादा, जिस क्लास को ज्यादा वोट मिले हैं, अब भाई हमारा क्या होगा, फाइनल प्रेडिक्शन होगा। क्लास विद मैक्स वोट क्या होगा, फाइनल प्रेडिक्शन। इस तरीके से क्या करा जाएगा, वोटिंग क्लासीफायर के अंदर इंटरनली काम किया जाता है। अब वोटिंग क्लासीफायर ये कह रहा है कि आप, मेरे दो बिहेवियर है, उनमें से कोई सा भी बिहेवियर यूज करवा सकते हैं। पहला, हार्ड वोटिंग। हार्ड वोटिंग में हम क्या करते हैं, हम हर बेस मॉडल से सीधे क्लास प्रेडिक्ट कराते हैं कि भाई अपनी अपनी क्लास बताओ कि आप इस नए सैंपल के लिए क्या क्लास प्रेडिक्ट करना चाहते हो। अब वोटिंग करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। दूसरा होता है हमारा, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट वोटिंग। सॉफ्ट वोटिंग वाली अप्रोच में क्या होता है, हम जब पहला वाला सैंपल, सॉरी ये सैंपल जिसका प्रेडिक्शन करना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, जब इसको पहले वाले बेस मॉडल को सबमिट करेंगे, तो पहले वाले बेस मॉडल से ये नहीं कहेंगे कि आप अपना आंसर बताओ। हम पहले वाले मॉडल से ये कहेंगे, आप बताओ प्रोबेबिलिटी, आपके हिसाब से ये सैंपल क्लास जीरो से बिलोंग करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसी तरह से ये सैंपल क्लास वन से बिलोंग करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड सेम सैंपल जितनी क्लासेस हैं, हर क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी बता दो। ऐसे ही दूसरे वाले मॉडल से कहेंगे कि आप बताओ आपके हिसाब से ये सैंपल क्लास जीरो से बिलोंग करता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लास वन से बिलोंग करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसे करके जितने भी बेस एस्टिमेटर्स हैं, हम उनसे डायरेक्ट उनकी राय नहीं जानेंगे। हम उनसे कहेंगे कि बस हमें ये बता दो आपके हिसाब से ये सैंपल जितनी क्लासेस हैं उनसे बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या रखता है। अब क्या करेंगे, अब हम एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास जीरो, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास वन, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास टू, और फिर इनमें से जो मैक्स होगी, जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमारा फाइनल प्रेडिक्शन आएगा। तो इस तरह से इन एसेंबल लर्निंग के अंदर जो पहली एल्गोरिथम है
वो हमारी क्या है, बोटिंग क्लासीफायर, ये हमारा काम करती है। तो कई मामलों में इनअसेंबल लर्निंग बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप जानते हैं केबीसी में ऑडियंस पोल शायद ही कभी गलत हुआ हो। तो यहाँ पर जो बेस मॉडल्स हैं, इन सबको हम ऑडियंस कह सकते हैं। तो अब हम जब बोटिंग क्लासीफायर से अपना क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर जितने बेस मॉडल हैं सबसे पूछकर उनके सारे आंसर को कंबाइन करके फिर अपना फाइनल आंसर देती है। तो लोग मानते हैं कि भाई इसमें एक्यूरेसी के चांसेस अच्छे हैं और ओवर फिटिंग इसमें बहुत कम आती है। ठीक है। तो इस अप्रोच को आप जाते जाते क्यों पढ़ा रहे हैं? इसको तो आते आते पढ़ाना चाहिए था आपको, क्योंकि इस अप्रोच में एक ही डाउन साइड है कि ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा है तो आप शिफ्ट एंटर करने के बाद बहुत देर तक वेट करते रहेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो इस एल्गोरिथम को यूज़ करने के लिए आपके पास डेटा अगर बहुत ज़्यादा है तो अच्छे हार्डवेयर भी होना चाहिए। अदरवाइज ये एल्गोरिथम बढ़िया होती है, इनअसेंबल एल्गोरिथम बढ़िया होती है। अब ये जितनी कहानी मैंने सुनाई है, इस कहानी को अब मैं कोड में करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं बोटिंग क्लासीफायर का यूज करके यही काम करना चाहता हूँ तो कैसे करें। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मैं फ्रॉम sklearn डॉट इनअसेंबल, sklearn पैकेज के अंदर इनअसेंबल नाम का ही क्या होता है, एक मॉड्यूल है। इस sklearn के इनअसेंबल मॉड्यूल से इंपोर्ट करूंगा बोटिंग क्लासीफायर नाम की एल्गोरिथम को। अब मुझे पता है कि बोटिंग क्लासीफायर इज लाइक वो बंदा, वो कंटेस्टेंट जो हॉट सीट पर बैठा है। अब ऑडियंस भी तो बुलानी पड़ेगी। तो ऑडियंस का मतलब है जो बेस मॉडल्स आप बनवाएंगे उनकी एल्गोरिथम क्या रखोगे, उनको भी इंपोर्ट कर लो। फ्रॉम sklearn डॉट नेवर्स इंपोर्ट के नेवर क्लासीफायर, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अब मैं क्या करता हूं, बोटिंग क्लासीफायर का अपना मॉडल बनाता हूं और इसमें आर्गुमेंट पास करूंगा एस्टिमेटर्स इज इक्वल टू, एस्टिमेटर में मैं पास करता हूं लिस्ट ऑफ टपल्स। तो इसमें सबसे पहले मैं पास करूंगा बेस मॉडल 1 और वो पास कर दिया मान लो मैंने के नेवर क्लासीफायर। एक बनाया बेस मॉडल 2 और ये बना दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। एक बनाया बेस मॉडल 3। तो ये जो नाम दे रहा हूं मैं, बेस मॉडल 1 2 3, ये नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, जस्ट स्ट्रिंग आइडेंटिफायर होते हैं ये हमारे, है ना। और ये हो गया मान लो डिसीजन ट्री क्लासीफायर, कॉमा। तो एस्टिमेटर्स कौन कौन से यूज करने हैं ये मैंने आपको बता दिया, कि पहला बेस मॉडल बनाना इस वाले एल्गोरिथम का यूज करके, दूसरा बेस मॉडल ये बनाना, तीसरा वाला ये बनाना।
फिर यहां पर मैंने कर दिया बोटिंग इज इक्वल टू हार्ड। बोटिंग इज इक्वल टू हार्ड का मतलब हो गया कि तीनों बेस मॉडल प्रोबेबिलिटी देने की बजाय डायरेक्ट क्लास प्रेडिक्ट करके थे, और फिर हम बोटिंग करके डिसाइड करेंगे कि किस क्लास को ज्यादा बेस मॉडल ने हमारा बताया हुआ है। अब ये मॉडल बनकर तैयार हुआ। इस मॉडल को मैंने फिट कर दिया अपने डेटा के साथ, जो मेरा आइरिस का डेटा था यहाँ पर। इस डेटा के साथ मैंने एक्स वाई के साथ इसको फिट कर दिया। मॉडल फिट हो गया। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग आई है वो इस बात की आई है कि जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसके अंदर आपको एक आर्गुमेंट पास करना है मैक्स इटरेशन। इसकी वैल्यू 1000 के आसपास कर दो। तो अब जो बोटिंग क्लासीफायर है उसके अंदर तीन बेस मॉडल आ गए। पहला बेस मॉडल है केनेवर क्लासीफायर से ट्रेन हुआ होगा। दूसरा बेस मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ट्रेन हुआ होगा। तीसरा वाला इससे ट्रेन हुआ होगा। अब मैं ये वाला सैंपल लेकर आया और मैंने पूछा मॉडल से, बताओ मॉडल ये सैंपल किस क्लास का है। उसने आंसर दिया क्लास 1 का है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इन तीन बेस मॉडल में से हो सकता है दो बेस मॉडल ने कहा हो क्लास 1, हो सकता तीनों ने कह दिया हो क्लास 1। और सर अगर टाई हो गया हो तो टाई के केस में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में क्लासेस को रखेंगे और जो पहले आएगी वो क्लास हमारा प्रिडिक्शन में यूज करी जाएगी। ठीक। अब सीन चेंज कर देते हैं। मान लो मैं बोटिंग की वैल्यू यहां पर हार्ड ना करके बोटिंग की वैल्यू सॉफ्ट कर दूं, तो कहाँ चेंज आएगा? हमने कहा प्रिडिक्शन करते समय अब बिहाइंड द सीन क्या होगा, जितने भी बेस मॉडल्स हैं ये प्रोबेबिलिटीज बताएंगे और फिर एवरेज प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, और वो एवरेज प्रोबेबिलिटी जिस क्लास की ज्यादा होगी उस क्लास का प्रिडिक्शन आएगा। तो सर हमें पता तो चल नहीं रहा है। हमने कहा यही एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम की वर्किंग जितने एल्गोरिथम बनाई वही समझता होगा। आसान तरीका, एल्गोरिथम, आपको चाय बनानी है। एल्गोरिथम क्या है चाय बनाने की? पहले पेन लो, पानी डालो, गरम करो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, अदरक डालो, इलायची लौंग जो डालना है डालो, फिर बॉईल करो, फिर उसके बाद उसमें दूध मिलाओ, फिर बॉईल करो और अपना छान के ले आओ। अब जिसने बनाई उसको पता है उसने क्या क्या करा। अब चाय पीने वाले को क्या मतलब है? वो तो ये बोलेगा बढ़िया है, बेकार है, यही आंसर बोलेगा। अब चाय पीने वाला पूछे बनाने वाले से भाई कैसे कैसे बनाई, तो वो दिखा तो नहीं सकता, अब तो बन चुकी, बता ही सकता है कि ऐसे ऐसे हो रहा था। सेम यही है। तो बोटिंग क्लासिफायर एल्गोरिथम है, अपने अंदर कैसे कैसे काम करती है हार्ड होने पर और सॉफ्ट होने पर, ये तो जिसने ये एल्गोरिथम बनाई वही जानता है अंदर क्या लिखा है। हम और आप लोग तो इसके यूजर हो गए। हम और आप लोग तो बनाने वाले ने जो बता दिया है उसको मानकर ही समझ सकते हैं। आप बोलो सर दिख तो कुछ रहा नहीं है, तो देखेगा थोड़ी। एंड प्रोडक्ट तो चाय बन गई। अब या तो चाय बेकार बनी या बढ़िया बनी। चाय के अंदर थोड़ी दिखेगी एल्गोरिथम कि चाय पीते समय एल्गोरिथम दिखा दो कहाँ है। वो तो पीछे है, वो तो हो गई पूरी। सेम कहानी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इंटरनल वर्किंग क्या है उसकी नॉलेज होना जरूरी है। इंटरव्यू के अंदर जब आप जाओगे तो मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम की इंटरनल वर्किंग ही आपसे पूछी जाती है। फ्रंट पे तो 3 लाइनें हैं, पूरी मशीन लर्निंग उसी पे खत्म हो गई है। मॉडल क्रिएट करना है, मॉडल को फिट करना है, ट्रेन हो गया, और सैंपल लाओ, प्रेडिक्ट मेथड कॉल करो, प्रेडिक्शन आ। चौथा लाइन तो कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा तो फिर डेटा तैयार करना होता है, डेटा क्लीनिंग करना, डेटा में ये करना, डेटा में वो करना।
अगर हम सिर्फ मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू के देखें तो इतना ही होता है। अब हार्ड और सॉफ्ट वोटिंग क्लासीफायर हमारा पहला वाला पूरा हो गया। अब आता है अगला, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो कहानी क्या है? कहानी सब कुछ वही। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या है, मान लीजिए ये आपका डेटा सेट है भाई, आयरिस वाला, जिसमें आपके चार फीचर्स हैं। इसमें तीन क्लासेस हैं और 150 सैंपल्स हैं। अब जब आप यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट को लेकर आते हैं, तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, पहले समझते हैं फॉरेस्ट माने क्या होता है। फॉरेस्ट शब्द का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, यही होता है, जंगल। जंगल किससे मिलकर बनता है? बहुत सारे पेड़ों से। ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज इसने क्लियर कर दी कि रैंडम फॉरेस्ट अपने अंदर जो बेस मॉडल्स ट्रेन करती है, वो डिसीजन ट्री से ट्रेन करेगी। आप एल्गोरिथम नहीं बता सकते। इंटरनली सारे के सारे बेस मॉडल जो बनेंगे, वो सब किससे बनेंगे? डिसीजन ट्री से ही बनेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सारे के सारे मॉडल हमारे डिसीजन ट्री से बनेंगे, तो मान लो ये पहला मॉडल बना और ये डिसीजन ट्री से बन गया। अब ये दूसरा बना, ये भी डिसीजन ट्री से बना। तो लेकिन सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, ये दोनों मॉडल अलग कैसे हैं फिर? जिस डेटा पर ये वाला मॉडल ट्रेन हुआ है, उसी डेटा पर ये मॉडल ट्रेन हुआ है। या तो एल्गोरिथम चेंज होती, तो मॉडल ट्रेन होने का कुछ नजरिया दूसरा होता है एल्गोरिथम बदलने से। अब एल्गोरिथम भी सेम है, या फिर एल्गोरिथम अगर सेम रख रहे हो तो डेटा सेट कोई और होता, तो कुछ नया मॉडल सीखता ही है। तो दूसरा मॉडल और पहले मॉडल की ट्रेनिंग में क्या फर्क रहा होगा, क्या सीखा होगा? तो अब रैंडम फॉरेस्ट ने आंसर दिया। रैंडम फॉरेस्ट ने आंसर दिया कि मैं अपने अंदर से बैगिंग अप्रोच यूज करता हूं। बैगिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है? मैं क्या करूंगा, पहले ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट से एक सैंपल क्रिएट करूंगा, सैंपल डेटा सेट क्रिएट करूंगा। सैंपल डेटा सेट वन, सैंपल डेटा सेट टू। इस तरह से मान लो मैं तीन बेस मॉडल बनाना चाहता हूं, तो ये बात मैं बताऊंगा रैंडम फॉरेस्ट के लिए कि भाई मैं तीन बेस मॉडल बनाना चाहता हूं। तो वो क्या करेगा, ओरिजिनल डेटा सेट से तीन सैंपल डेटा सेट बनाए। अब जो तीन हमारे डेटा सेट बनेंगे, ये हमारा बनते हैं रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का यूज कर, रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का यूज करके बनते हैं। रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। क्या मतलब है सर इस बात का?
इस बात का मतलब है कि जो पहला वाला सैंपल है इसमें 150 सैंपल आएंगे, लेकिन जो 150 सैंपल आएंगे उन 150 सैंपल में लगभग कुछ सैंपल यूनिक होंगे और कुछ सैंपल ऐसे होंगे जो बार बार वही हमारे आ गए होंगे, यानी एक ही सैंपल कई बार आ सकता है। तो रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि जो ओरिजिनल डेटा सेट में 150 सैंपल्स हैं उनमें से रैंडमली कुछ सैंपल को यहाँ लाया जाएगा। ठीक है। अब मान लो मैं कहूँ कि जो सैंपल डेटा सेट है ये 40-40 साइज के बनाओ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये सारे 40-40 के बनाओ। अब ये है 150, तो इन 150 में से कोई भी रैंडमली 40 सैंपल यहाँ आ जाए, और जो 40 सैंपल यहाँ आए हैं जरूरी नहीं है कि वो 40 यूनिक होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ सैंपल 2 बार आ गए हों, 3 बार ऐसा हो सकता है। इस तरह की सैंपलिंग को रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट कहा जाता है, जिसमें सेम सैंपल मे बी सेलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सैंपल डेटा सेट भी सेम साइज का बनाओ, जो ओरिजिनल डेटा सेट का साइज था सब सेम साइज के बना दो। ठीक है। तो जब सब सेम साइज के बनाओगे तो 150 सैंपल यहां पर है, 150 यहां पर आएंगे। अब इन 150 में से रैंडमली कुछ सैंपल सेलेक्ट करे गए होंगे और उन सैंपल को ही बार बार आपके डेटा सेट में ऐड कर दिया गया होगा, यानी डुप्लीकेट सैंपल्स आपके आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा डेटा सेट के सबसेट बनकर हमारे तैयार हो गए। हम रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम को जब कोड में लिखेंगे तो ये सारी बातें बता सकते हैं यूजिंग हाइपर पैरामीटर, कि आपको सैंपल कितने साइज का बनाना है, आपको डुप्लीकेट सैंपल लाने हैं कि नहीं लाने हैं, ये सब बात हम बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अब अगर मैं इस डेटा सेट पर एक डिसीजन ट्री ट्रेन करता हूं, और जो यहाँ पर डिसीजन ट्री ट्रेन होगा और जो यहाँ पर डिसीजन ट्री ट्रेन होगा, अब बताओ कि ये तीनों ट्री की लर्निंग सेम होगी या अलग अलग हो सकती है? अब अलग अलग हो सकती है, क्योंकि तीनों ट्री ने जो डेटा सेट देखा है वो अलग अलग देखा है, हमें खुद नहीं पता क्या क्या देखा होगा। डाइवर्सिटी हमने कर दी। ठीक है। अब क्या करो, अब हमारा नया सैंपल आएगा। अब जो नया सैंपल आएगा तो पहले पहले वाले डिसीजन ट्री से कहेंगे, पहले वाले डिसीजन ट्री बताओ भाई, आप के हिसाब से ये सैंपल क्लास 0 से बिलोंग करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्लास 1 से बिलोंग करता है, प्रोबेबिलिटी क्या है? क्लास 2 से बिलोंग करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? फिर इससे भी कहेंगे यही, और इससे भी यही कहेंगे। ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए अब क्या करें, हमने कहा भाई एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालो क्लास 0 की, एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालो क्लास 1 की। आगे वाला खेल वही है, पुराना वाला। और मैक्सिमम एवरेज प्रोबेबिलिटी जिस क्लास की है फाइनल प्रिडिक्शन हमारा उसी क्लास का आ जाएगा। तो इस तरह से रैंडम फॉरेस्ट जो एल्गोरिथम है वो एक जंगल है बहुत सारे पेड़ों का। अब जितने भी पेड़ ये आ रहे हैं उन पेड़ में अलग अलग डेटा सेट हम दे रहे हैं सीखने के लिए। अलग अलग डेटा सेट कैसे बनाया आपने? ओरिजिनल डेटा सेट के ही हमने कई सारे सैंपल्स बना लिए, रैंडम सैंपल्स बना लिए। इस तरह से बनाई कि एक सैंपल में जो हमारे
रोज आई हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, दूसरे में भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज जो पहले वाले में आई है दूसरे में आ गई होगी, हमने कहा ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई सैंपल तीनों में आ गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कोई सैंपल किसी दो में आया हो सकता है किसी एक, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ कैसा हमारा रैंडम है। पहले से अपने आप से हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। तो इस तरह से काम करने वाली एल्गोरिथम को रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम कहते हैं। अब डुप्लीकेसी की वजह से परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं होती है। डुप्लीकेसी की वजह से सिर्फ एक चीज हो सकती है, ट्रेनिंग टाइम ज्यादा लगेगा। एक सैंपल से जो मॉडल को सीखना था वो सीख लिया उसने। अब आगे चलने पर सेम सैंपल फिर मिल गया बिना किसी चेंज के, तो मॉडल तो फिर से सीखने की कोशिश करेगा और अपने आप को अपडेट करेगा। अब कुछ अपडेट करने को है ही नहीं, जो उसने पहले सीखा था वही फिर आज सीख लिया, कुछ नया ही नहीं, है ना। तो मॉडल बस ये कहेगा मेरा टाइम तो लगा दिया आपने। तो इस तरह से हमारा जब डुप्लीकेट सैंपल आते हैं तो उससे ना तो कोई ओवरफिटिंग, ना कोई अंडरफिटिंग, ना कोई परफॉर्मेंस। हाँ, मॉडल की जो ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस है, ट्रेनिंग का जो टाइम है, बस वो आपका थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, और कुछ भी नहीं है हमारा। ठीक है, चलो। तो अब कैसे कोड में इसको लिखेंगे, तो यहाँ आता है मॉडल इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्केलर डॉट इनसेम्बल इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। अब रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को हमें बेस एस्टिमेटर के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक डिसीजन ट्री चलेंगे। लेकिन हम ये तो बताएंगे कितने। तो यहाँ पर एक हाइपर पैरामीटर नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, कितने एस्टिमेटर्स आप यूज करना चाहते हैं। तो जब मैं नहीं देता हूं तो बाय डिफॉल्ट भी कुछ होते हैं, 100 होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब मान लो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 5 रख लिए। अब जरा फिर समझिए, बिहाइंड द सीन 5 डिसीजन ट्री बनेंगे। पांचों डिसीजन ट्री को जो ओरिजिनल डेटा है उसकी रैंडम सैंपलिंग कर करके डेटा दिया जाएगा। अब हमने कल डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को इंडिपेंडेंटली पढ़ा भी था। तो हमने देखा था कि जो डिसीजन ट्री है उसमें कुछ हाइपर पैरामीटर होते हैं, जैसे मैक्स डेप्थ, हम ट्री को फुल्ली ग्रो नहीं कराना चाहते, या मिनिमम सैंपल टू स्प्लिट, किसी भी ट्री को स्प्लिट तभी करवाया जाए जब कम से कम उस नोड पे इतने सैंपल जरूर हो, भले ही वो अलग क्लास के हों चाहे सेम क्लास के हों, इतने सैंपल जरूर होने चाहिए। तो अगर आप वो सारे हाइपर पैरामीटर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर भी दे सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आप यहाँ पर जो भी डिसीजन ट्री के रिलेटेड हाइपर पैरामीटर देते हैं तो वो जितने डिसीजन ट्री बनेंगे आपके केस में 5, सब पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ट्री के लिए एक कर दिया, दूसरे ट्री के लिए दूसरा कर दिया। सारे ट्री फिर हमारे यूनिफॉर्म मैनर में ही हाइपर पैरामीटर के साथ ट्यून हो रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल एक मैंने लिखकर दिखा दिया ताकि स्ट्राइक कर जाए ब्रेन के अंदर क्या बातें चल रही हैं। उसके बाद अगला आर्गुमेंट यहां पर आता है जिसका नाम है मैक्स सैंपल्स। मैक्स सैंपल्स का मतलब है कि जितने भी सबसेट बनेंगे उनमें आप कितने सैंपल रखना चाहते हैं। इसमें पॉइंट यह है कि आप जो बताएंगे उससे कम भी सैंपल रखे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा 50, तो ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम सैंपल है, जितने भी सबसेट बनेंगे 50 से ज्यादा नहीं आएंगे, हो सकता है कम आ जाए। क्यों, आप 500 भी तो कह सकते हैं, 500 कहाँ से लाएंगे। अब एक ही सैंपल को कितनी बार डुप्लीकेट करेंगे। तो इतना समझदार ये एल्गोरिथम भी है कि कोई फायदा ऐसा होगा नहीं, तो हो सकता है वो 500 की जगह 150 ही रीसेट कर दे वैल्यू हमारी।
ओरिजिनल डेटा सेट में 150 सैंपल है, तो उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, भले ही आप देख कितने भी दो हमारे। इसलिए यहाँ पर ये कितने हैं, मैक्स सैंपल की बात हमारे यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जब मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ और यहाँ कर दिया मैंने नन, इसका मतलब है कि ओरिजिनल डेटा सेट में जितने सैंपल होंगे, सबसेट जो बनेंगे, उतने ही सैंपल का भी आप बना सकते हैं। मैक्सिमम संख्या उतनी रख लेना, कम चाहो तो कम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर मैक्स सैंपल आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक आर्गुमेंट और है जिसका नाम है बूट स्ट्रैप। अब जो बूट स्ट्रैप आर्गुमेंट है, इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है, ये हमारी ट्रू होती है। बूट स्ट्रैप इक्वल टू ट्रू का मतलब है अलाउज डुप्लीकेट सैंपल, डुप्लीकेट सैंपल्स। और अगर मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर दूं, तो इसका मतलब है कि अब डुप्लीकेट सैंपल नहीं आएंगे। जो सबसेट बनेंगे उसमें आपने अगर 50 सैंपल का है, तो 50 के 50 यूनिक होंगे हमारे, कोई भी सैंपल दो दो बार हमारा सेम डेटा सेट में कभी नहीं आएगा। तो बाय डिफॉल्ट बूट स्ट्रैप की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए, ट्रू ही रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हाइपर पैरामीटर हैं जो हम रैंडम फॉरेस्ट में यूज करते हैं। एक और हाइपर पैरामीटर है जिसको भी हम डिस्कस करते हैं, और उस हाइपर पैरामीटर का नाम है ओ ओ बी स्कोर इक्वल टू ओ ओ बी। ओ ओ बी का साउंड है आउट ऑफ बैग, आउट ऑफ बैग। क्या मतलब है इसका, मान लो आपने कहा था वो ओरिजिनल डेटा सेट है जिसमें 150 सैंपल हैं आपके। अब मैंने ओ ओ बी स्कोर की वैल्यू ट्रू कर रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से कुछ सैंपल बचा लिए जाएंगे, और वो सैंपल किसी भी सबसेट में नहीं आएंगे, वो अलग हो गए, बैग के बाहर हो गए, आउट ऑफ बैग, किसी भी बैग में नहीं आएंगे। बैग का मतलब यहां पर एक डेटा सेट जो रैंडम बना है उसको पहला बैग कहते हैं, दूसरा थैला, तीसरा थैला। तो जितने सबसेट बने हैं उन सबसेट को हम बैग के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए कुछ लोग बैगिंग पूछते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट में बैगिंग का मतलब क्या है। तो बैगिंग का मतलब है बैग्स बनाना अलग अलग, बैग का मतलब सबसेट बनाना। ठीक है, अब जो बैगिंग होती है वो हमारी इस तरह से हो सकती है कि डुप्लीकेट सैंपल के साथ बूटस्ट्रैप ट्रू, यूनिक सैंपल के साथ बैग बनेंगे बूटस्ट्रैप इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो अब अगर मान लो मैंने ओ बी इसको ट्रू कर दिया, तो कुछ सैंपल ऐसे होंगे जो हमारे बचा लिए जाएंगे, वो किसी भी बैग में नहीं जाएंगे, ना पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में, ना पांचवें में। वो इसका मतलब ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा करके फिर फायदा क्या हो रहा है, मैं सारे ट्रेनिंग सैंपल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम ये कह रही है कि अगर आपने ओ बी ट्रू कर रखा है, तो जो सैंपल मैंने कुछ बचाए हैं जो किसी भी ट्रेनिंग में शामिल नहीं होंगे, उनका इस्तेमाल वैलिडेशन करने के लिए खुद कर लिया जाएगा। यानी कि बिहाइंड द सीन रैंडम फॉरेस्ट उन बचे हुए सैंपल पर हमारा स्कोर निकाल कर आपको दे देगा। इट इज लाइक जैसा टेस्टिंग स्कोर ऑटोमेटिक निकल कर आपका आ गया, अलग से कोई टेस्टिंग डेटा बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, तो ओ बी सैंपल इस तरह से बन जाते हैं। अब कितने सैंपल बचा के रखे जाएंगे अगर हम ओ बी की वैल्यू ट्रू कर देते हैं, तो इसका आंसर कई बार वर्जन टू वर्जन चेंज हो जाता है। तो अभी जो वर्जन चल रहा है उसमें कितने सैंपल होंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि ओ बी स्कोर ट्रू करने पर कितने सैंपल ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर बचाए जाते हैं। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं।
यहाँ तो मैंने नहीं लिखा है। कितना आ रहा है? 36-37% आ रहा है। ठीक है, लगभग 36-37% आपका बचा लिया जाता है। ठीक है। तो अगेन, ये कई बार वर्जन टू वर्जन चेंज हो जाता है, तो एक लमसम आइडिया मैंने आपको बता दिया निकाल कर कि लगभग 36 से 37% डेटा आपका वैलिडेशन के लिए बचा लिया जाता है जब आप इस बात को यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। अब ये मॉडल, मॉडल डॉट फिट, तो इसमें ना हमारे पास कोई ऐसा हाइपर पैरामीटर नहीं है कि हम बता पाएं कि कितने आउट ऑफ द बैग सैंपल रखने हैं। देयर में भी चांस अगले वर्जन में कुछ आ जाए, बट अभी तक तो नहीं है। तो फिट एक्स कमा वाई क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई जो ओबी का कॉन्सेप्ट है, ये तब ज्यादा बेनिफिशियल होता है जब नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स ज्यादा हो, यानी कि बेस मॉडल की संख्या आप ज्यादा रख रहे हैं। हमने कहा चलो ज्यादा करके देख लेते हैं। 15 रुपये नहीं मान रहा है, 25 मान गया, 20 भी मान गया। यानी कि ओबी का इफेक्ट इंटरनली ये तभी बता पा रहे हैं जब कम से कम आपने बेस मॉडल इतनी संख्या रखी हो। तो अभी मैंने करके देखा तो 20 के आसपास पे सही है, बाकी बॉन्डिंग दे रहा है, एरर नहीं आ रही है। चलो, अब सर वही कहानी, मॉडल, मॉडल से प्रिडिक्ट करवाओ अपना सैंपल जो आपका हो रहा था। तो अब अंदर तो कुछ जो हो रहा है उसके हिसाब से देखो, इस बार इसने बोला क्लास 0 का आउटपुट आएगा। सेम सैंपल जो अभी क्लास 1 का प्रिडिक्ट हो रहा था वोटिंग क्लासीफायर से, अब रैंडम फॉरेस्ट का है कि क्लास 0 का आप इसे मान के चलो। एक बार जरा अपने मॉडल से ओबी स्कोर तो निकाल कर दिखाओ, कितना आया? सर अच्छा आया है, मतलब ठीक है, अच्छा तो नहीं कह सकते, ठीक कह सकते हो। लगभग 94% ओबी स्कोर आया है आपका, मतलब टेस्टिंग स्कोर 94% ठीक ही है। तो ये कहानी हो गई हमारी रैंडम फॉरेस्ट की। तो रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री की उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो कल हमने डिस्कस करी थी कि डिसीजन ट्री अगर प्रूनिंग ना करी जाए तो बाय डिफॉल्ट ओवरफिटिंग में चला जाता है, और अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अंडरफिटिंग में ना चला जाए, कहीं ट्रेनिंग स्कोर ही बेकार हो जाए। तो फिर रैंडम फॉरेस्ट कह रहा है मुझसे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, क्योंकि मैं कई सारे डिसीजन ट्री इस्तेमाल करूंगा, तो ओवरफिट कोई एक हो जाएगा, दो हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे। तो इसीलिए रैंडम फॉरेस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं देन डिसीजन ट्री। और कल मैंने एक बात बोली थी कि डिसीजन ट्री फ्रंट पे कम यूज होता है, बैकएंड में ज़्यादा यूज होता है। बैकएंड का मतलब यही है कि आप किसी एल्गोरिथम के अंदर बेस मॉडल ट्रेन करने के लिए डिसीजन ट्री का यूज कर रहे होंगे। उनमें से एक एल्गोरिथम निकली हमारी रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ठीक है। अब इसके हाइपर पैरामीटर्स क्या हैं, ये काफी पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर।
जैसे मैक सैंपल, बूट स्ट्रैप, ओ बी स्कोर बहुत पूछा जाता है। ओ बी स्कोर ये इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर है और ये काफी पूछा जाता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, अब अगली एल्गोरिथम, तो ये हो गई हमारी वोटिंग क्लासिफायर, ये हो गई रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। अब आती है बैगिंग क्लासीफायर एल्गोरिथम क्या है। तो सेम डेटा पर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि सब सिमेट्री बनी रहेगी। छोटे छोटे चेंजेस आपको बस समझने हैं, मैं सब स्क्रीनशॉट लेता चल रहा हूँ। तो भाई आइरिस डेटा सेट पर ही हम लोग, तो मान लीजिए वही 4 फीचर हैं आपके, 3 क्लासेस हैं और 150 सैंपल्स। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, बैगिंग क्लासिफायर। तो ये कह रहा है कि शुरू की कहानी तो सेम है कि मैं भी क्या करूंगा, अलग अलग सबसेट बनाऊंगा। जैसे वो बना रहा था रैंडम फॉरेस्ट, ऐसे मैं भी बनाता हूँ। जितने कहो उतने बन जाएंगे। फिर हमने से पूछा, फिर फर्क क्या है आप में और रैंडम फॉरेस्ट में। किसी ने कहा कि मैं आपसे एल्गोरिथम पूछूंगा कि जो बेस मॉडल बनेंगे इस सबसाइट पे, इस सबसाइट पे जो बेस मॉडल आपके बनेंगे, आप बता सकते हैं किस एल्गोरिथम से बनाना चाहते हैं। वहां पर आपको बताना नहीं होता था, फिक्स है डिसीजन ट्री। बैगिंग क्लासीफायर काइंड ऑफ एक फ्री हैंड वर्जन है रैंडम फॉरेस्ट का। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन यहां भी है, आपको जितने बेस मॉडल बनेंगे उनके एल्गोरिथम बताने की आजादी तो जरूर है, लेकिन वो एक ही बार बता सकते हैं। मतलब आपने कहा कि मुझे सारे बेस मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ट्रेन करने हैं, तो अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ये ट्रेन होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ये ट्रेन होगा, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही सारे बेस मॉडल ट्रेन होंगे। तो फिर आप फिर से क्वेश्चन पूछोगे कि फायदा क्या होगा, फिर सब एक ही चीज सीखेंगे। हमने कहा नहीं, क्योंकि सबको जो दिखाया जा रहा है डेटा सेट कैसा है, अलग अलग। ठीक है, इसीलिए हमारे सारे मॉडल अलग अलग हमारी लर्निंग के साथ तैयार हो रहे हैं। अब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सेम कहानी है ना। न्यू सैंपल की कहानी सेम है। सैंपल आएगा, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्लास 0 की, क्लास 1 की, क्लास 2 की, फिर प्रोबेबिलिटी निकलेगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। फिर एवरेज प्रोबेबिलिटी निकलेगी क्लास 0 की, एवरेज क्लास 1 की, एवरेज क्लास 2 की, फिर मैक्स प्रोबेबिलिटी वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंस सिर्फ एक पॉइंट पर आया, वो है ये कि आप बैगिंग क्लासीफायर में बेस मॉडल जिस एल्गोरिथम से ट्रेन कराना चाहते हो उसके लिए अपनी एल्गोरिथम दे सकते हो, जबकि रैंडम फॉरेस्ट में फिक्स है कि वो डिसीजन ट्री ही होगी। बाकी तो सब कहानी सेम है, 2 लाइन मुझे लिखनी है बस। तो जहां पर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को आपने इंपोर्ट कराए, उसी जगह बैगिंग क्लासीफायर क्लास को भी इंपोर्ट कर लीजिए। अब जब मॉडल बनाएंगे तो यहाँ पर बैगिंग क्लासीफायर, यहाँ पर बताना पड़ेगा
नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, कॉमा, बेस एस्टिमेटर, कौन सा वाला यूज करना चाहते हो? तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या चलो के नेवर क्लासिफाई ले, कोई सही है। बाकी सारे आर्गुमेंट सेम रहेंगे, बाकी आर्गुमेंट में कहीं कोई चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, बस एक आर्गुमेंट ये आपको ऐड हो जाएगा, बाकी ये सारी कहानियां सेम रहेंगी। अब ये हट जाएगा डेप्थ वाला आर्गुमेंट, क्यों हट जाएगा? क्योंकि अब आपका ट्री थोड़ी, अब तो आपने अपना बना दिया है, बाकी सब कहानी सेम रहेगी। मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर एक छोटा चेंज और है कि बेगिंग क्लासिफायर में मैक्स सैंपल अगर आप पूरा रखना चाहते हो तो आपको रेशो बताना है रेंज में, जैसे आपने लिखा 60%, 80%, हमने कहा सेम, तो 100%। अगर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ नेबर्स लेस देन इक्वल टू एन सैंपल्स फिट, नंबर ऑफ नेबर 5 और नंबर ऑफ सैंपल फिट है 1। मैक्स सैंपल की वजह से प्रॉब्लम आई है। 0.9 पे भी चलेगा, 0.99 का मतलब 99%। वो वन को पता क्या मान रहा है? 100% ना मानकर वो वन को वन सैंपल काउंट कर रहा है कि हर सैंपल जो बनेगा, डेटा सेट बनेगा, उसमें एक एक सैंपल आएगा। अब एक एक सैंपल जब आएगा तो डिसीजन ट्री नियरेस्ट नेबर 5 ढूंढ, सॉरी, के नेबर क्लासिफायर नियरेस्ट 5 नंबर ढूंढेगा, तो 5 है ही नहीं, एक ही थे। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। 1.0, अच्छा, 1.0, तो 1 की जगह 1.0 लिखेंगे तो 100% मानेगा। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू 1.0। वहां पर नन होती थी, नन मतलब मैक्सिमम, जितने हो सकते हैं उतने ले लो, बाकी कहानी सब सेम है। अब अगर ओ बी स्कोर निकालें, उसका ज्यादा अच्छा है, प्रेडिक्शन निकालें, ज्यादा अच्छा है क्योंकि बेस मॉडल बदल गया ना हमारा। रैंडमनेस की वजह से आया होगा, इवन हो सकता है मैं ही दोबारा चला दूं तो अलग आ जाएगा मेरे को। अगला काम एक ये कर लो, देखो जितनी बार रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, जो सबसेट बने होंगे, पता नहीं कौन सैंपल कहाँ इधर चला गया होगा, पता नहीं कौन कितनी बार डुप्लीकेट आया होगा। तो हम और आप एक मैनर में काम कर सकते हैं, अगर रैंडम स्टेट की वैल्यू हम किसी एक पर फिक्स हो जाए। अब यही आपका आएगा, यही मेरा आएगा, कुछ भी वैल्यू दे दो बट सब एक दे दो।
तो डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट दोनों एल्गोरिथम रैंडमनेस पे काम करती हैं। तो चार लोग अगर एक ही डेटा पे काम करेंगे तो देयर में भी चांस कि कुछ वेरिएशन देखने को मिले। इसलिए थोड़ा रिकमेंड किया जाता है कि रैंडम स्टेट अपनी लेके चलो, ताकि सब लोग एक ही कॉन्सेप्ट को एक तरह से समझ रहे हैं। चलो, लास्ट एल्गोरिथम, उसका नाम है एडा बूस्ट क्लासिफायर। अब एडा बूस्ट क्लासिफायर क्या है उसको समझते हैं। एडा बूस्ट क्लासिफायर में जो बेस मॉडल हैं वो सीक्वेंशियल बिल्ड होते हैं, सीक्वेंशियल ट्रेन होते हैं। और अब तक जितने थे उन सब में बेस मॉडल एक साथ अपने ट्रेन हो जाते होंगे। सीक्वेंशियल ट्रेन होते हैं, शब्द का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो होता यह है कि आपके पास डेटा सेट है, ओरिजिनल डेटा सेट जो आपका चल रहा है। वही 150 सैंपल। अब क्या करा जाता है, पहला बेस मॉडल बनाया गया है इस डेटा पर। किस एल्गोरिथम का यूज करके बनाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली डिसीजन ट्री यूज होता है विद डेप्थ वैल्यू 1, विद डेप्थ इक्वल टू 1। तो एडा बूस्ट जो हमारी एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम अपने अंदर बेस मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डिसीजन ट्री यूज करती है। और वो डिसीजन ट्री मैक्सिमम डेप्थ 1 का ही होता है, उससे ज्यादा का नहीं होगा। ऐसा डिसीजन ट्री जिसकी डेप्थ 1 होती है उसको क्रिकेट का एक टर्म स्टंप, एक नाम दिया गया स्टंप। तो कोई आपसे पूछ सकता है डिसीजन स्टंप क्या होता है। तो डिसीजन ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो डेप्थ 1 पे ही रुक जाता है, उसके आगे वो ग्रो नहीं होता। तो ऐसे डिसीजन ट्री को स्टंप कहते हैं। तो एडाबूस्ट एल्गोरिथम बेस मॉडल्स बनाने के लिए डिसीजन स्टंप्स का यूज करती है। ठीक है। अब बेस मॉडल बनाने के लिए, अब ये बताओ, जो अब तक एल्गोरिथम पढ़ाई गई थी इन सैम्बल की, उनमें बोटिंग क्लासीफायर एल्गोरिथम क्या करती थी, सेम डेटा सेट पर अलग अलग मॉडल ट्रेन करती थी। और वो मॉडल अलग अलग इसलिए सीख पा रहे थे क्योंकि सबकी अलग अलग एल्गोरिथम होती थी। फिर आई हमारी रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम ने कहा कि सेम डेटा सेट की जगह हम उस डेटा सेट के सबसेट बनाएंगे, बेस मॉडल बनेंगे, एल्गोरिथम सेम रहेगी। यानी कि इस बार बेस मॉडल की अलग एल्गोरिथम ना होकर एल्गोरिथम एक ही है। तो बेस मॉडल फिर अलग अलग कैसे सीखेंगे जब सेम एल्गोरिथम पे ट्रेन हो रहे हैं, तो डेटा सेट अलग अलग दिखा रहे हैं उनके लिए। तो रैंडम फॉरेस्ट और बैगिंग क्लासिफायर इस अप्रोच का यूज करते हैं। अब जो एडा बूस्ट इनसेम्बल लर्निंग है, ये क्या कह रही है, ये कह रही है सेम डेटा सेट यूज करेंगे, कोई सबसेट नहीं बनाएंगे इसका। और सेम एल्गोरिथम यूज करेंगे जितने बेस मॉडल हैं सबको ट्रेन करने के लिए। तो अब इससे क्वेश्चन पूछना लाजमी है कि जितने बेस मॉडल बनेंगे उनमें क्या फर्क आएगा, क्योंकि सबके एल्गोरिथम डिसीजन ट्री आप बता रहे हो।
डेप्थ बन गई। और डेटा सेट में कोई चेंज कर नहीं रहे हो, सेम डेटा सेट दूसरे वाले को दिखाओगे, सेम डेटा सेट तीसरे वाले को दिखाओगे, तो सारे जो बेस मॉडल बन रहे हैं सब सेम चीज सीख रहे होंगे, कुछ फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। अब इसने आंसर दिया, इसने आंसर दिया कि जब भी कोई बेस मॉडल बनाया जाएगा तो जितने भी सैंपल्स हैं, हर सैंपल को हम वेट असाइन करेंगे। हर सैंपल को हमने क्या असाइन करा? वेट असाइन करा। अब वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब होता है किस सैंपल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ट्रेनिंग के टाइम पर, किस सैंपल से ज्यादा सीखना है, किस सैंपल से कम सीखना है, क्या कहलाता है उसका? वेट कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि दो टीमें हैं, टीम ए, टीम बी। टीम ए के अंदर 3 लोग हैं और टीम बी के अंदर 5 लोग हैं मान लो। अब अगर मैं टीम ए से किसी बात के लिए पूछूं और टीम बी से किसी बात के लिए पूछूं, तो सर बी का ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि बी की टीम में 5 लोग हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इन पांचों को 3 के बराबर कर दिया। ध्यान से सुनना क्या मैं कर रहा हूं, इन 5 को मैंने 3 के बराबर कर दिया। कैसे करा? मैंने पहले वाले इंसान का एक वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू है 1/3, इसकी वैल्यू है 1/3, इसकी वैल्यू है 1/3। और टीम बी में जो 5 लोग थे, इन पांचों की वैल्यू मैंने कम कर दी। 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। अब मान लो मैंने टीम ए से कोई क्वेश्चन पूछा, तो 2 लोगों ने कोई आंसर दिया, तीसरे ने कुछ और आंसर दिया। तो मान लो इन दोनों ने सेम आंसर दिया, तो मैं अब इन दोनों को दो नहीं मानूंगा। क्या मानूंगा? 1/3 प्लस 1/3। यहां से ये निकला। अब उसी चीज के बारे में टीम बी में से 3 लोगों ने सेम बात बताई, 1/5, 1/5, 1/5। अब बताओ, ये 2/3 है टीम ए और ये 2/5 है, 3/5। कितना आएगा इसका और इसका? कौन सी टीम जीत गई? ए। जबकि यहां पर 2 लोगों ने अपनी टीम संभाली और यहाँ पे 3 लोग टीम संभाल रहे हैं। क्या करा आपने? बैलेंस करने के लिए वेट अलग अलग असाइन कर दिए। हर आदमी का जो वोट की वैल्यू है, हर आदमी का जो वेट है, यहाँ पर ज्यादा कर दिया क्योंकि वो संख्या में कम है। और यहाँ संख्या में ज्यादा है तो हर आदमी के वोट की वैल्यू मैंने कम कर दी। अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि ये कम है ये ज्यादा है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट का कंट्रीब्यूशन हम सेम मैनर में समझ पा रहे हैं। तो जब कभी ऐसी कहानी आती है तो वेट सब इस्तेमाल होता है। अब इसी तरह से क्या हुआ, इसी तरह से जितने भी सैंपल हैं आइरिस डेटा सेट में, इनिशियली हमने ये माना कि हर सैंपल की वैल्यू ट्रेनिंग में सेम है। तो हर सैंपल को हमने वेट असाइन कर दिया 1/150, 1/150। जनरली वेट असाइन करने का एक नजरिया ही रहता है कि सम ऑफ वेट्स इक्वल बनाना चाहिए। तो जितने सैंपल हैं हम 1/, उतने हमारा कर देते हैं और हर किसी का सेम वेट हमारा आ जाता है। तो सबके वेट की वैल्यू मैंने इस तरह से दे दी। अब क्या हुआ, अब इन सारे सैंपल को वेट असाइन करने के बाद हमने पहला वाला बेस मॉडल बनाया। बेस मॉडल बनकर तैयार हो, और ध्यान रखना जिस समय ये प्रोसेसिंग हो रही है उस समय दूसरा वाला बेस मॉडल पिक्चर में नहीं है, वो मेमोरी के अंदर अभी आए ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे पहला वाला बेस मॉडल जब ट्रेन हो गया तो हमने क्या करा, इसी डेटा सेट का प्रिडिक्शन कराया।
जिस डेटा पर वो ट्रेन हुआ बेस मॉडल 1, जिस पर वेट लगे हुए थे, ट्रेन होने के बाद उसी डेटा सेट का प्रिडिक्शन कराया। प्रिडिक्शन कराने पर फिर मैंने देखा कि कितने सैंपल इसने मिस क्लासीफाई कर दिए, कितने सैंपल इसने करेक्ट क्लासीफाई करे। लेट अस सपोज कुछ सैंपल ऐसे थे, मान लो 20 सैंपल ऐसे थे जिसको इसने मिस क्लासीफाई कर दिया, और 130 सैंपल ऐसे थे जिसको इसने करेक्ट क्लासीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर इस आधार पर इस मॉडल का क्या निकालेंगे? परफॉर्मेंस निकालेंगे कि मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे? दूसरे वाले बेस मॉडल को बनाएंगे, सेम डिसीजन ट्री डेप्थ वन का यूज करके बनाएंगे, लेकिन डेटा सेट सेम सैंपल का होगा, वेट बदल कर देंगे। जिन सैंपल को इसने पहले वाले डिसीजन ट्री ने करेक्टली क्लासिफाई किया था, हमने माने 130, उनका वेट यहां पे डाउन कर दो, और जिनका मिस क्लासिफिकेशन प्रीवियस वाले बेस मॉडल ने किया था, उन सैंपल का वेट इंक्रीज करो। इसका मतलब एल्गोरिथम सेम, डेटा सेट भी सेम, मॉडल फिर भी कुछ और सीखेगा पहले वाले से। क्यों? क्योंकि हर सैंपल का जो वेट है वो बदलकर इसको दिया जा रहा है। जो पहले वाले में फोकस क्या है? फोकस है बूस्ट। बूस्ट शब्द को आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर ऐड करते थे किसी जमाने में बूस्ट का। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, मतलब कॉम्प्लेन पियो या च्यवनप्राश खाओ तो एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, डे बाई डे 6 महीने 1 साल खाओगे तब जाके कुछ फर्क हो सकता है। तो हर दिन क्या हो रहे हो? आप बूस्ट होते जा रहे हो, और एक टाइम पर आकर आप अच्छे बनोगे। तो बूस्ट का मतलब यही होता है, सीक्वेंशियल मैनर में चीजों को सीखना, पहले से इंप्रूव होते हुए आगे जाना, इज कॉल्ड बूस्ट। तो जब भी कंप्यूटर साइंस में या रियल लाइफ में बूस्ट शब्द आएगा तो वो एक दिन की बात नहीं होती, वो एक टाइम की बात होती है। और जैसे जैसे टाइम में आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आप इंप्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, इस शब्द को बूस्ट कहते हैं। तो एडा बूस्ट का मतलब यही है, ठीक है, कि हम अपने बेस मॉडल को बूस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सेम बेस मॉडल में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दूसरा बेस मॉडल बनाएंगे हम कोशिश ये करेंगे कि वो बूस्ट हमारा हो। बूस्ट कैसे हो? जिसको प्रीवियस वाले बेस मॉडल ने मिस क्लासीफाई किया है उसको ये क्लासीफाई हमारा करने लगे। अब ऐसा करने में हो सकता है कि इस वाले ने 135 को सही क्लासिफाई कर दिया और अब सिर्फ 15 को मिस क्लासिफाई करा। तो सेम खेल खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, चलाते रहो चलाते रहो। सर कब तक? हमने कहा दो बातें आएंगी। पहली बात, जब तक सारे सैंपल का करेक्ट क्लासिफिकेशन कोई nth नंबर का बेस मॉडल ना दे दे, और सर मान लो वो पोजीशन आ ही नहीं रही है, हम जितने चाहे उतने अटेम्प्ट कर लें, सही हो ही नहीं रहा है। तो अब दूसरा केस होता है, आप एडा बूस्ट एल्गोरिथम में मैक्सिमम कितने बेस मॉडल बनाओगे वो पास कर सकते। मान लो आपने पास कर दिए 100, तो 100 बेस मॉडल ही बूस्ट करते हुए बनाए जाएंगे। अगर अभी और क्लासिफिकेशन अच्छे हो सकते हैं लेकिन बेस मॉडल की संख्या पूरी हो गई है तो 101वां बेस मॉडल नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर सर मान लो आपने 100 संख्या बताई और आपका पता चला 20 बेस मॉडल बने और 20वां ऐसा बन गया कि अब उसने कुछ मिस क्लासिफिकेशन कराई नहीं, तो फिर 21वां नहीं बनेगा। तो आप मैक्सिमम बेस मॉडल कितने बनाओगे वो संख्या बताते हो, एग्जैक्ट बेस मॉडल कितने बनेंगे वो संख्या इसमें नहीं बताते। ठीक है, इससे पहले वाले जितने एनसेम्बल लर्निंग थी उन सब में बेस मॉडल की संख्या जो आप कह रहे हो एग्जैक्ट उतनी ही होगी। ठीक है, अब अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी कहानी चल रही है।
अब हुआ क्या कि मान लो मेरे पास ये बेस मॉडल आ गया, पहला वाला बेस मॉडल 1, बेस मॉडल 2, ऐसे करके nth बेस मॉडल बन गया। तो मैंने आप बताया था हर बेस मॉडल कितने करेक्ट प्रिडिक्शन कर रहा है, कितने मिस क्लासिफिकेशन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हर मॉडल की परफॉर्मेंस आ रही है। परफॉर्मेंस ऑफ दिस मॉडल, परफॉर्मेंस ऑफ दिस मॉडल, परफॉर्मेंस ऑफ दिस मॉडल, ऐसे। ठीक है। अब क्या हुआ, अब नया सैंपल आया। अब जब नया सैंपल आया तो हम ये नहीं सोचेंगे कि जो सबसे बूस्ट वाला बेस मॉडल है बस उसी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, इस्तेमाल तो सबका करेंगे प्रिडिक्शन करते समय। कैसे करेंगे, हमने कहा चलो, तो अब इस सैंपल को पहले वाले बेस मॉडल के पास सबमिट करा गया। अब पहले वाले बेस मॉडल से कहा आप बताओ इस सैंपल के बारे में आपकी क्या राय है, ये सैंपल क्लास 0 से बिलोंग करेगा, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ P1 P2 परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो एक काम करो, परफॉर्मेंस की जगह मैं दूसरा शब्द यूज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हर मॉडल का स्कोर है, स्कोर मान लो स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर n। हर मॉडल का स्कोर निकाल लिया, चाहे जैसे हम स्कोर निकालते वही मान लो। अब नया सैंपल आया, पहले वाले बेस मॉडल जो सबसे खराब रहा होगा उससे पूछा कि बताओ आपके हिसाब से क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी, क्लास 1 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी, क्लास 2 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी। पहले वाले बेस मॉडल ने अपना आंसर दे दिया। दूसरे वाले के पास गया सैंपल लेकर, इसने अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया। तो ऐसे करके जितने भी बेस मॉडल बनाए गए थे, सारे बेस मॉडल के पास ये सैंपल जो प्रिडिक्ट होने आया है जाएगा, और हर किसी से प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है। अब यहां पर चेंज आया, अब तक इन एसेंबल लर्निंग के जितने मॉडल्स थे वो क्या कर रहे थे, एवरेज प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। एवरेज प्रोबेबिलिटी में एक वीक पॉइंट होता है। वो क्या वीक पॉइंट होता है, सबको बराबर आंका जाता है, लेकिन क्या ये सारे मॉडल बराबर हैं, हमने कहा नहीं। पहला वाला वीक है, सबसे वीक है वही है, सबसे पुअर क्वालिटी का मॉडल होगा, और सबसे बढ़िया क्वालिटी का मॉडल सबसे लास्ट वाला होगा। तो जो बेस मॉडल सबसे पहली बात कह रहा है उसकी बात का भरोसा, और जो आखिरी वाला बेस मॉडल कह रहा है उसकी बात का भरोसा, उनके भरोसे में बहुत डिफरेंस होगा। समझ पा रहे हो, ये तो वो वाली बात हो गई कि मान लो मैं क्लास में 3 स्टूडेंट आइडेंटिफाई करता हूं। एक वो स्टूडेंट है जो पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक आया है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो हमारा 80% अटेंडेंस के साथ है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो कभी कभार घर पे लाइट नहीं आई तो आगे यहाँ पे टाइम काटने के लिए, और उसकी अटेंडेंस से 20% है क्लास में, है ना। अब मैंने इन तीनों स्टूडेंट से किसी क्वेश्चन के बारे में, इन तीनों से अब राय जाननी चाहिए। तो अब इसने अपनी बात बताई, इसने अपनी बात बताई, इसने अपनी बात बताई। अब सोचो मैं इसकी बात पर क्या ही भरोसा करूं, क्लास में आए कभी कभार है, तो ये क्या ही समझ रहा होगा मैं पूछ कर रहा हूं इससे। अगर ज्यादा भरोसा मैं करना चाहूंगा तो शायद इसकी बात पे करना चाहूंगा। 100% क्लास में अटेंडेंस थी इसकी, हर क्लास में आया हुआ है, तो ये जो कह रहा है इसकी बात में ज्यादा दम होगा देन वो लोग जो ये दोनों हैं। इससे ज्यादा अच्छा तो ये वाला है जो 80% अटेंडेंस के साथ आया है, लेकिन सबसे अच्छा तो यही है। तो अब क्या इसकी बात बिल्कुल नहीं मानोगे, हमने कहा मानेंगे। 20% इसके अटेंडेंस है, उसी के हिसाब से इसकी बात मानेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम क्या करते हैं, जो पहले वाला बेस मॉडल है इसका स्कोर सबसे कम आया होगा, इसका स्कोर उससे ज्यादा आया होगा। क्या करो, यहां पर एवरेज प्रोबेबिलिटी ना निकाल कर वेटेड प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 इज गिवन बाई स्कोर ऑफ मॉडल 1 गुणा
probability of class 0 given by model 1 plus score of model 2 गुणा probability of class 0 given by model 2 प्लस डॉट 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 स्कोर ऑफ nth मॉडल गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 गिवन बाई nth मॉडल। भाग भाग कुछ नहीं करना, बस हो गया। तो अब ये संख्या अगर मान लो 0.8 आई, इसका मतलब पहला वाला बेस मॉडल कह रहा है कि क्लास 0 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी 80% है। तो हमने क्या करा, उस 80% का एक छोटा हिस्सा रख लिया। हो सकता है इसका स्कोर सिर्फ 0.2 आया हो, इसका स्कोर 0.25 आया हो, और इसका स्कोर 0.9 आया हो। अब ये 80% जो बता रहा है, 80% का कितना रह गया, सिर्फ 0.16% रह गया। मतलब ओरिजिनली ये कह रहा है कि मैं 80% श्योर हूं कि ये 0 क्लास से बिलोंग करेगा, लेकिन मैंने इसका सिर्फ 16% माना इसकी बात। क्यों? क्योंकि इसका स्कोर कितना है, सिर्फ 0.2 है। ऐसा मान लेते हैं इसका स्कोर 0.2 आया होगा। ठीक है, तो समझना यह है कि किसी भी मॉडल का स्कोर हमें यह बता सकता है कि उसने जो आंसर दिया उस आंसर को कितना हम इंपॉर्टेंस दें। उस इंपॉर्टेंस का ही इस्तेमाल फाइनल आंसर में अपना करो, रादर देन उसने जो एक्चुअल आंसर दिया था उसका इस्तेमाल अपने फाइनल आंसर में करोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी इलेक्शन हो जाए किसी भी जगह, तो कौन सी पार्टी जीतेगी? जिसको ज्यादा वोट मिले हैं। अब सोच कर देखो, मैंने वोट दिया, आपने वोट दिया, 100 लगभग 100 करोड़ वोटर है। तो 100 करोड़ वोटर का सोचने की जो क्षमता है, क्या एक जैसी है? नहीं। लेकिन उन्होंने जो वोट दिया उसकी वैल्यू सबकी एक बराबर है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से होना ये ना चाहिए कि हर वोटर के वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। मैंने वोट दिया, मेरी क्या एजुकेशन है, मेरी क्या समझ है, उसके हिसाब से मेरे वोट की वैल्यू होनी चाहिए। किसी दूसरे बंदे ने वोट दिया, उसको पूरा एक मत गिनो। उसकी क्या समझ है, उसकी क्या पढ़ाई लिखाई है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से उसकी वोट की वैल्यू रखो। उसके बाद फिर इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा उसको रखो। शायद ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा। देन भीड़ आप बढ़ा लो और गिनती करवा लो। गिनती के आप 100 100 का नोट दे दो सबको, सब आपको दे आएंगे वोट। गिनती तो गिन रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव इसी तरह से होता है। मतलब उस आदमी का चुनाव वोट वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। भारत में सारी पावर भारत में किसको दी गई है? प्रधानमंत्री को दी गई है। राष्ट्रपति के पास तो बस एक ही पावर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी, अब उसको फांसी लगानी है कि नहीं लगानी है, बस राष्ट्रपति साइन करेगा इस बात को। बाकी तो सरकार, जो केंद्र सरकार कहेगी वो मानता ही है राष्ट्रपति, 99% केसेस में। अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं उसमें ऐसा नहीं है। वहां पर हर वोट की वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने वोट दे दिया, इन्होंने वोट दे दिया, गिनती हो गई, तो नहीं। मेरी वैल्यू अपनी है, इनकी वैल्यू अपनी है। कब आएगा भारत में ऐसा? आएगा कभी कि हर आदमी के वोट की एक वैल्यू रखी जाएगी? फ्यूचर में आ जाए, चलो। अभी तो वो बिल चल रहा है कि कोई नेता 30 दिन तक अगर जेल में रहा तो वो नेता नहीं माना जाएगा। वो पास ही बोले पहले बिल, वही पास नहीं हो रहा है। हैं? टिकटॉक भी आ गया फिर, चाइना से हो गया। अब टिकटॉक वापस ले आए, बताओ। पहले मना कर दिया 4 5 साल पहले, फिर ले आए। कोरोना के टाइम पे मना कर दिया था, अब ड्रीम 11 हटा दिया, टिकटॉक ले आए। ड्रीम 11 में कसम ये तो था, भारत का पैसा भारत में ही था भाई। वो तो बल्कि स्पॉन्सर करता है इंडियन अब टीम जो को। भी था, गांगुली की बेचारी की अर्निंग खत्म कर दी। नहीं, वो तो मलेशिया सर्कल, हैं? माई 11 सर्कल को। अच्छा, तो वो भी खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए। टिकटॉक तो है इसके लिए खरीदार है। हम्म। टिकटॉक में पैसे कहीं और खरीदार है, कहीं और के पैसे अपने देश में। टिकटॉक तो चाइना की कंपनी है ना। उसमें पैसे थोड़ी लगते हैं, उसको सारे उस पर रील्स के पैसे चाइना वाला ही देगी। ऐड जो हुए ऐड के पैसे बाद चाइना पे जाएंगे, आगे तो देगी। चलो, काफी झमेला है पीछे,
समझना पड़ेगा। लेकिन सीधी सी बात है, जिसने बनाए टिकटॉक बहुत बोलेगा जरूर, फायदा तो दो मुझे अगर मैं चल रहा हूँ अलग अलग पैसा। ज्यादा ये भी पैसा मिलता वो भी है। चलो, पता नहीं कब आएगा ये सब चीजें, है ना। है। तो सब सारे इसको डेटाबेस भी तो बनाना पड़ेगा फिर वोट पर। कब प्रोफेशन कब कब स्कोर करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी ठीक है, चल रहा है अपना, धक्के लग रहे हैं। एक तो ये देखो ना, 150 करोड़ की आबादी में काम करना बहुत मुश्किल है। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अच्छा काम, तो सारी गवर्नमेंट अच्छा काम ही करना चाहती है, लेकिन भला अपने से होना चाहिए, हर कोई यही सोचता है। तो उसमें क्या होता है, चीजें कभी कुछ गलत हो जाती हैं। लेकिन 150 करोड़ लोगों को सेटिस्फाई कर पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह देंगे अटल बिहारी खराब थे, या जो एपीजे कलाम थे वो सही नहीं है। भारत में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे सचिन बेकार है। तो आप 100 के 100 को सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते। ये एक बड़ा चैलेंज है। चलो, हमारा तो अपना खाओ पियो, बातें करो और निकल जाओ। चलो, तो अब वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी निकाली, क्लास 0 की, क्लास 1 की, क्लास 2 की। फिर अपना देख लो मैक्सिमम किसकी आई। जिसकी मैक्सिमम आई वो हमारा फाइनल प्रेडिक्शन आया। तो ये कहानी है हमारा एट अ बूस्ट क्लासीफायर। ठीक है। चलो, तो अब ये एल्गोरिथम सर ज्यादा अच्छी है फिर। हमने कहा जितनी इन असेंबल के एल्गोरिथम है, उन सब में अगर हम कंसीडर करना चाहें बेस्ट के लिए, तो एडा बूस्ट एल्गोरिथम को इसके काम करने के तरीके के हिसाब से बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अनबाइस्ड है। जो तरीका इसने इस्तेमाल करा है, यही तरीका हमारा रियल लाइफ में भी कई जगह होता है। चलो, कितनी क्लासेस में काम करते हैं। हम बताएंगे ना। क्लासेस कितनी भी हो, हमारा डेटा सेट क्या है वो उसको उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ बेस मॉडल कितने हैं वो हम बताएंगे। क्लासेस कितनी है वो तो हमारा डेटा सेट आइरिस है तो 3 हो गई, कोई और है तो उसके हिसाब से हो गई। ठीक है। तो बस आप इंपोर्ट करके अपना यूज कर देना है। यहीं पे लिख दो एड अ बूस्ट क्लासिफायर मॉडल इज इक्वल टू एड अ बूस्ट क्लासिफायर। थोड़ा पढ़ लें अगर इसको तो। आप अपना दे भी सकते हो बेस एस्टिमेटर, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जा रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारा डिसीजन ट्री जो कहीं लिखा होगा, ये है। अगर आप नन रखते हैं उसकी वैल्यू, एस्टिमेटर की वैल्यू, है ना, देन बेस एस्टिमेटर विल बी डिसीजन ट्री क्लासिफायर विद मैक्स डेप्थ 1। ठीक है। तो आप देना चाहो तो दे भी सकते हो, एस्टिमेटर इक्वल टू अपना दे भी सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट की तरह नहीं है कि डिसीजन ट्री चलेगा। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, दे भी सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट डिसीजन ट्री के साथ ही हम समझ लेते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ एस्टिमेटर आप बताओ कितने देना चाहते हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट 50 है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने करना चाहते हो अपना कर सकते हो। मान लो मैंने 10 ही कर दिया। मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा वाई, प्रिडिक्शन करा लो। एक पॉइंट और बता देते हैं, उसके बाद ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। किसी मॉडल का स्कोर कैसे निकालते हैं, जो आप कह रहे थे। तो मॉडल का स्कोर निकालने का ये फार्मूला होता है, 1/2 मल्टीप्लाई लॉग बेस ई 1 - टोटल एरर डिवाइडेड बाई टोटल एरर। अब थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं छोटा डेटा लेकर समझाता हूँ। मान लो 5 सैंपल थे, 1 2
3 4 5। पहले वाले मॉडल ने क्या करा, दो को मिसक्लासिफाई कर दिया, ये मिसक्लासिफाई हो गया और ये मिसक्लासिफाई हो गया, ये सब करेक्ट है। तो अब मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे निकलेगी, पहले निकालेंगे टोटल एरर। टोटल एरर क्या होती है, सम ऑफ वेट्स ऑफ मिसक्लासिफाइड सैंपल्स। तो ये सैंपल मिसक्लासिफाई हुआ, इसका वेट, ये मिसक्लासिफाई, इसका वेट, इन दोनों का वेट का सम। मान लो पहले वाले का वेट था 1/5 और दूसरे वाले का वेट था मान लो 1/4, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो 1/5 प्लस 1/4, ठीक है, तो ये हो गया 9/20। अब ये हो गई टोटल एरर आपकी। अब अगला काम क्या है, इस फार्मूले में इस वैल्यू को रखो, 1/2 गुणा लॉग बेस ई 1 माइनस टोटल एरर डिवाइडेड बाई टोटल एरर। अब इसको सॉल्व करोगे तो मॉडल का वेट या मॉडल की परफॉर्मेंस या मॉडल का स्कोर निकल कर आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि जब अगला वाला मॉडल बनेगा तो आपने कहा था कि वेट डिक्रीज करेंगे जिनका सही क्लासिफिकेशन हो गया था और इंक्रीज करेंगे जिनका गलत क्लासिफिकेशन हुआ था। तो उसका भी तो कोई फार्मूला होगा कम ज्यादा करने का। हमने कहा उसका फार्मूला भी होता है, मैं शेयर करता हूँ भाई, ये फार्मूला। तो मान लीजिए वो सैंपल जिसका मिस क्लासिफिकेशन हुआ था, उसका दूसरे वाले मॉडल के लिए वेट निकालना है। तो वेट इज इक्वल टू उसका प्रीवियस वाले बेस मॉडल पर वेट था मान लो 1/5 गुणा ई की पावर प्रीवियस मॉडल की परफॉर्मेंस जो आई है। इस फार्मूले से सैंपल का वेट हमारा बढ़ जाएगा और वेट कम करना है तो फार्मूले में से माइनस लगा देना है, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम सैंपल के वेट को कम ज्यादा करते हैं। और सबसे पहले वाले बेस मॉडल का वेट कैसे निकाला गया, इक्वल जितने सैंपल है 1/, नंबर ऑफ सैंपल फार्मूला यूज करके सबको इक्वल वेट असाइन किया गया। इनिशियली मान के चल रहे हैं सारे सैंपल एक जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगले मॉडल, अगले तीसरे चौथे पांचवें मॉडल के लिए ये फार्मूला आपका इस्तेमाल होता रहेगा। तो इस तरह से हर मॉडल का स्कोर या परफॉर्मेंस निकाली जाएगी और फिर वेट हमारा इंक्रीज डिक्रीज कर दिया जाएगा। अब आता है पूरी मशीन लर्निंग का कंक्लूजन। मुझे डेटा सेट दिया गया, अब मुझे इस डेटा सेट पर मॉडल ट्रेन करने को कहा गया। अब मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैंने डेटा को क्लीन व्लीन कर लिया, जो अपना करना था सब कर लिया, ठीक है। अब क्या करो, इस डेटा पर मॉडल बनाओ यूजिंग एल्गो 1। और उसके बाद क्या करो, क्रॉस वैलिडेशन करो। जितनी एल्गो आपने पढ़ी है हर एल्गो पर सेम डेटा का ट्रेन करो और स्कोर निकालो। जितनी भी हैं। अब चूज एल्गोरिथम विद हाईएस्ट क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। तो अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप अपना डेटा सेट लाइए, कई सारे मॉडल बनाइए अलग अलग एल्गो का यूज करके जितनी आपने पढ़ी है। हर एल्गो पर ट्रेन होने के बाद मॉडल का क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकालेंगे। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जिस मॉडल का हाई आए वही आप फाइनल करोगे मार्केट में उसको उतारने के लिए। उसी से फिर आप अपना स्पैम क्लासिफायर बनाओ, उसी से लैंग्वेज डिटेक्ट करो, उसी से आप रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ। मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बनवाए हैं। अब आपके पास वैरायटी आ गई, आप सारी चीजें जो आपने बनाए, सारे प्रोजेक्ट को सारे एल्गोरिथम से बना के देखो,
और फाइनली किसी एक के साथ करना, सिर्फ क्रॉस वैलिडेशन सबके साथ कर करके देखना है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि दो एल्गोरिथम ऐसी हैं जिनका सेम क्रॉस वैलिडेशन स्कोर आ रहा है, तो फिर उनमें से कौन सी चूज करेंगे? तो फिर आंसर आएगा कौन सी एल्गोरिथम हमारा कम ट्रेनिंग टाइम लेती है, उस एल्गोरिथम का यूज करें। कौन सी एल्गोरिथम मेमोरी का कम इस्तेमाल करती है, उस एल्गोरिथम का यूज करेंगे। दो एल्गोरिथम सेम वैलिडेशन स्कोर दे सकते हैं, उनमें से चूज करने का तरीका होगा जो ऑप्टिमाइज मैनर में वो स्कोर लेकर आई है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्टिमाइज मैनर में हमारा लेकर आई है का मतलब कम ट्रेनिंग टाइम लगाओ, मेमोरी का यूसेज कम से कम किया गया हो। अब ये सारी बातें तभी आप समझ पाएंगे जब आपने एल्गोरिथम्स की इंटरनल वर्किंग सीख रखी। जैसे अभी आपको पता चल गया इन असेंबल लर्निंग में मॉडल ट्रेनिंग टाइम ज्यादा होता है, मेमोरी यूसेज भी हाई होगा, लेकिन वहां पर आपका जो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है वो अच्छा आता है। जब मॉडल ओवरफिट नहीं हो रहा है तो इसका दूसरा अर्थ यही है कि क्रॉस वैलिडेशन स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, तो अब अगर एक ऑर्डिनरी एल्गोरिथम है बिना इनअसेंबल वाली और एक इनअसेंबल वाली है, दोनों से सेम वैलिडेशन स्कोर आ रहा है, पहले बिना इनअसेंबल वाली के पास जाओ, उसको चूज करो, क्योंकि आपका मॉडल सिंपल है, क्योंकि आपका मेमोरी यूसेज कम रहा होगा, आपका ट्रेनिंग टाइम भी कम आया। ठीक है, तो इस तरह से हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में डिसाइड करते हैं। ज्यादा बार आपको एक अंदाजा हो जाता है जब आप 20 25 30 प्रोजेक्ट बनाओगे अलग अलग डेटा सेट पर, तो आपको अपने आप एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह के डेटा पर कौन सी एल्गोरिथम बहुत अच्छा काम कर रही थी। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई कि जो आप कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे आपने फेस डिटेक्शन का बनाया, आपने आइडेंटिटी वाला बनाया, ये सारे प्रोजेक्ट एडा बूस्ट पे अच्छा काम करते हैं। तो एडा बूस्ट एल्गोरिथम ज्यादा रिकमेंड करी जाती है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। इवन जो हमने प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज करे थे फ्रंट फेस डिटेक्ट करने वाला, वो इंटरनली एडा बूस्ट एल्गोरिथम पे ही बनाया गया है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे फ्रंट फेस डिटेक्ट करने वाली एल्गोरिथम का, जो हमें प्री ट्रेन्ड मॉडल बनाकर दी गई है, तो आप आंसर हम पाएंगे कि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एल्गोरिथम एडा बूस्ट का यूज करके बनाई गई है। मैं आपको पढ़वा भी देता हूँ, जहां पर ये देखो, हर कास्केड वाली फाइल को नोटपैड ओपन कर लेना, ओपन विद नोटपैड, इसमें कहीं लिखा हुआ है बूस्ट, तो लिखा है लेकिन एडा बूस्ट का नहीं लिखा है। मिल गया। और स्टंप बेस्ड है, स्टंप मतलब इंटरनली एडा बूस्ट एल्गोरिथम जब बनाई गई है तो डिसीजन ट्री डेप्थ वन वाले यूज करा गया है। जितने प्री ट्रेन्ड मॉडल हैं वो सब एडा बूस्ट से ही हमारा बनाए गए हैं। 24x24 का मतलब है कि जो इमेजेस इन्होंने यूज करी हैं वो 24x24 वाली यूज करी हैं फेस को डिटेक्ट करने की, ताकि छोटे छोटे फेस भी डिटेक्ट वो कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप पाओगे कि आपका एक नजरिया डेवलप हो जाता है कि किस तरह के एल्गोरिथम में कौन सा यूज करना चाहिए। दूसरा कंक्लूजन आप क्या पाओगे जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो डेटा है ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस डेटा का मतलब है एक क्लास के 500 सैंपल हैं और एक क्लास के 4000 सैंपल हैं, तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तो ऐसी सिचुएशन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और यहां पर आता है एक आर्गुमेंट
बैलेंस्ड इक्वल टू वेट। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको यूज करनी चाहिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक आर्गुमेंट आता है जिसका नाम है था क्लास वेट, और इसकी वैल्यू नन की जगह क्या कर दो, बैलेंस। जैसे ही आप ये लिखते हो वैसे ही क्या होता है, हर सैंपल जो 500 सैंपल थे माइनॉरिटी क्लास के, उनके सैंपल का वेट बढ़ा दिया जाएगा। और जिस क्लास के 4000 सैंपल हैं, उन हर सैंपल की वैल्यू कम कर दी जाएगी। तो ये 500 बराबर हो जाएंगे किसके, 4000। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास वेट आर्गुमेंट के साथ अच्छा रिजल्ट देती है। तीसरा कंक्लूजन आप क्या पाओगे आगे जाके, अगर आपके पास ऐसा डेटा है जो बहुत ओवरफिटिंग दे रहा है, ओवरफिटिंग बहुत दे रहा है, तो ऐसे डेटा के साथ इनसेंबल वाली ज्यादा अच्छा काम करते हैं। इनसेंबल लर्निंग, ओवरफिटिंग, अगर आपका कंसर्न ज्यादा है या आपका डेटा ऐसा है जो ओवरफिटिंग बहुत दे रहा है, सारे जतन करके देख लिए, तो आप एक बार इनसेंबल ट्राई करके देखो। उसमें जितना पॉसिबल हो पाएगा वो मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिला तो फिर एमएल से नहीं होगा वो डेटा सेट पर मॉडल ट्रेनिंग का काम, फिर आपको न्यूरल नेटवर्क लगाने पड़ेंगे, जो अगला मॉड्यूल होगा डीप लर्निंग का, फिर वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान यही मिल जाएगा। आप एक पॉइंट पर आ जाओगे, सारे जतन कर लिए, फिर भी सर जहां थे वहीं है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ओवर फिटिंग जा ही नहीं रही है, स्कोर सुधर ही नहीं रहा है, मिस क्लासिफिकेशन जा ही नहीं रहे हैं, तो फिर अब इस तरह की समस्याओं के लिए कॉन्सेप्ट आता है न्यूरल नेटवर्क का। वो एल्गोरिथम जो न्यूरल नेटवर्क यूज करती हैं, उनसे मॉडल ट्रेन करो। और वो कोर्स जिसमें न्यूरल नेटवर्क से मॉडल ट्रेन करना सिखाया जाता है, उस कोर्स का नाम रखा गया है डीप लर्निंग, डीएल, डीप लर्निंग। ठीक है, चलो। तो इस तरह से हमारा कोर्स हमारे सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। अब आगे इस मीटिंग आईडी से इस टाइम पर कोई क्लास नहीं होगी। अगली क्लास 30 तारीख को जो होगी वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनका कोर्स डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग कोर्स या तो आपका डेटा साइंस प्रोफेशनल होगा तो होगा, या आपने जनरेटिव एआई में अपग्रेड कराया है तो होगा। मैंने कल गूगल फॉर्म शेयर किया है, उस गूगल फॉर्म में आपको अपनी सारी बातें बतानी है। अभी तक मेरे पास जो रेस्पॉन्स आया है, 17-18 लोगों का रेस्पॉन्स था मॉर्निंग तक। अभी देख लेते हैं कितना बड़ा कितना नहीं बड़ा। 19, 2 लोगों का और आ गया है। तो आपने अपनी अपनी ईमेल आईडी हमें दे रखी है, तो बाय फ्राइडे आपकी दी गई ईमेल आईडी पर आपको शेड्यूल मिल जाएगा, जिसमें मीटिंग आईडी, क्लासरूम ग्रुप, दोनों चीजें अलग अलग होंगी। इस मीटिंग आईडी पर इस क्लासरूम ग्रुप में आगे कुछ भी पब्लिश आगे नहीं होगा। जो भी आपको डाउनलोड करना है वो अपना डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब वो वाला शेड्यूल स्टार्ट होगा तो ये वाला क्लासरूम आपका आर्काइव हो जाएगा और आपको नहीं दिखेगा फिर। ठीक है, चलो। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से लगभग 11 स्टूडेंट हैं जिनका डेटा साइंस प्रो है, मतलब डीप लर्निंग पढ़ेंगे ये। और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एआई है, जनरेटिव वाला। तो 11 और 3 14 लोगों को तो अभी तक कंफर्मेशन है मेरे पास। बाकी धीरे धीरे आप अपना फॉर्म फिल कर दो, फ्राइडे तक कर देना, क्योंकि फ्राइडे के बाद फिर मैं यहाँ से जो रेस्पॉन्स रिसीव करने वाला ऑप्शन है वो डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, चलिए मीटिंग एंड करते हैं। नेक्स्ट डे एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ में। आपका कोई क्वेश्चन है, किसी का कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते जैसे हमने कल जो फेस डिटेक्ट कर रहे थे, इसमें मेल फीमेल के भी अलग अलग मॉडल बना देंगे ना। उसमें जैसे मेल वाला मॉडल बना देंगे, इसमें सारी मेल फीमेल डाल देंगे, और हो। ऐसे फीमेल्स में सारी फीमेल्स फीमेल डाल देंगे। कर सकते हो, बनाया था लास्ट बैच में कुछ स्टूडेंट ने, देखो ऐसे कुछ था। ये था, मेल का अलग है, ये सारे मेल के फेसेस हैं, लगभग 12,000 इमेजेस हैं। हम्म। बच्चे, बूढ़े, जवान, दाढ़ी के साथ, बिना दाढ़ी के, सब हैं। और ये कुछ फीमेल है, लगभग 12,000 फीमेल की इमेजेस हैं। अब अपना मॉडल ट्रेन कर लो, जैसे मैंने फेस आइडेंटिटी वाला कराया था सेम।
ये वाला कर लो। बट 12-12 हजार इमेजेस हैं तो हमारी एल्गोरिथम इतनी कैपेबल होंगी नहीं कि वो इस काम को कर पाए। और एक एक के अंदर अगर मैं देखूं तो 200 क्रॉस 200 40 हजार, तो करके देख लो, प्रोसेस सीख जाओगे। ऑलरेडी आप तो सीख चुके, अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्कोर अच्छा तो नहीं आया था, जिस बच्चे ने बनाया था उसका भी नहीं आया था स्कोर, उसका 60% आया था, वैलिडेशन स्कोर 60% था। तो मतलब एकदम जहां पर क्लियरिटी है वहां तो मेल फीमेल सही बता रहा था, और जहां थोड़ा सा भी कुछ डाइसी लग रहा था वो मिस क्लासिफिकेशन कर रहा था। तो उसका सॉल्यूशन फिर न्यूरल नेटवर्क ही आएगा, लेकिन आप करके देख सकते हो। ये डेटा कैगल से डाउनलोड कर लेना, मैं आपको दूंगा तो उतना ही जीबी आपका खर्च होगा जितना कैगल से डाउनलोड करने में आपका होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का कुछ है तो पूछ लो। हाँ, शेयर कर दूंगा। जो एल्गोरिथम मैंने आज पढ़ाई है उनके नोट्स शेयर कर दूँ। कब स्टार्ट हुआ था बैच आपका, किस डेट को स्टार्ट हुआ? 5 जुलाई। टेस्ट होती 5 जुलाई के आसपास। है। चलो 5 से मान लो। आप 30 जून कह रही हो तो एक क्लास का फर्क है, टेस्ट खास फर्क होना होगा। तो 5 जुलाई से 5 अगस्त, 1.5 महीने में होगा। सो मैंने आपको बताया था कि लगभग 6 वीक लगेंगे, उतने में निपटेगा अपना। अपनी 2 ऑफ हो गए, एक हो गया 15 अगस्त वाला, और एक एक रक्षाबंधन का हो गया था। नहीं तो और 2 क्लास पहले हो जाए, नहीं कोई खास फर्क पड़ा नहीं, अपना टाइम पर ही निपट गया। बाद में जो हम लोगों ने टाइम अपना इंक्रीज कर लिया ना, 2.5-3 घंटे पढ़ लिया, इससे बहुत फर्क पड़ गया। अगर हम वही 2-2 घंटे पढ़ते रहते तो शायद अभी और 2 क्लास और आगे खींचते ही हमारे। डीप लर्निंग भी लगभग सही टाइम में नहीं करनी, उससे करनी होगा। देखते हैं कितने में क्या निकलता है डीप लर्निंग में। शुरू की 4 क्लास में तो पहले बेस बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। शुरू की 4 क्लास तो प्रोग्राम बनेगा ही नहीं 4 क्लास ये में। एल्गोरिथम तो थोड़े कॉम्प्लेक्स तो। देखते हैं जो भी जैसा निकलेगा। चलो ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं, एल्गोरिथम के नोट्स मैं शेयर कर दूंगा।